हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से आप अपनी स्टडी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर से एक नए तरीके से। इनकम टैक्स में जो सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें स्पेशली रेजिडेंशियल स्टेटस जो टॉपिक चल रहा है, उसका ये आज पार्ट नंबर दूसरा है। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको ओवरऑल इस चैप्टर में बेसिक सेक्शंस, टोटल इनकम क्या होता है और तमाम प्रकार के इसमें टर्म्स कंडीशन, बेसिक कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था, साथ साथ बहुत एडिशनल कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था। आज आपको ओवरऑल ऑर्डरली रेसिडेंस, नॉन ऑर्डरली रेसिडेंस, नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंट, ओवरऑल OR, जिसको हम लोग शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, OR, इसको हम लोग बोलते हैं NOR और इसको बोलते हैं NR, या इसी को हम लोग NRI भी बोलते हैं। तो इन तीन महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझने वाले हैं, और विथ एक्सेप्शन, अपवाद सहित, कि इसमें कौन कौन से केस में अपवाद लगने वाले हैं। तो आइए गाइस, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप फटाफट कॉपी और अपना पेन लेकर जुट जाइए, जिससे अब सारी बातें, सारे टर्म्स कंडीशन को आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं गाइस। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए गाइस, इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, ये देख लीजिए, इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल के केस में मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसको ऑर्डरली रेसिडेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण निवासी। साधारण निवासी, इसको हम लोग साधारण निवासी बोलते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कि एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंस इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन। एक व्यक्ति जिसे हम लोग साधारण निवासी कहेंगे जब वह दिए गए बेसिक कंडीशन में से कोई एक, एनी वन, और साथ साथ बोथ एडिशनल कंडीशन को फॉलो करता है, तो वह हमारा कहलाता है साधारण निवासी। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। बेसिक कंडीशन थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि ही इज इंडिया इन प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज आर मोर, यदि वह 182 दिन या इससे अधिक, इसमें प्रीवियस ईयर में बात कर रहा हूँ 2021 और 22 में कम से कम 182 दिन रहा हो, या फिर वह ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड in India at least 60 days during the previous year। मीन्स वह व्यक्ति प्रीवियस ईयर से पहले 4 सालों में 365 दिन कुल मिलाकर, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू, और साथ साथ ये जो हमारा प्रीवियस ईयर है इसमें 60 दिन रहा हो, तो ऐसा बंदा हमारा कहलाता है साधारण निवासी। ये सब बातें पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज आपको थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन बताएंगे, फिर इसके बाद नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस और फिर नॉन रेसिडेंस के बारे में समझाएंगे। तो आइए, बहुत एडिशनल कंडीशन आप देखना चाहें देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अगर आप इसके पहले वाले पार्ट को अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले पार्ट को आप देखिए, फिर जाकर आपको ये दूसरा पार्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आइए गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें कुछ ये एक्सेप्शन की बात कर रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवाद, कि मतलब इस पर ये नियम नहीं लगने वाले। एक्सेप्शन के केस में 2 एक्सेप्शन है, बल्कि इसमें 3 कह सकते हैं। कह रहा है कि एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक हो, सिटीजन हो, एंड लिव इन इंडिया, और भारत में रहता हो, ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और भारत में रहता हो, इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ, अगर वह प्रीवियस ईयर में, जब भी हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर में जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि वह नौकरी के उद्देश्य से, रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाता हो, और या अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप मस्ट स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज। सुनिए भाई, गाइस क्या कर रहा है, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी नागरिक या व्यक्ति जो भारत में रहता हो, और अगर वह प्रीवियस ईयर में नौकरी के लिए या रोजगार के लिए विदेश जाता हो, या फिर वह भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में, इंडियन करा है कि इंडियन क्रू ऑफ मेंबरशिप ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, ठीक है, कि वह भारतीय जो समुद्री जहाज आपके हैं उसमें एज ए मेंबर, उसका क्या है, क्रू है, करा है
मस्ट हैव बी स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 दिन। मीन्स 182 दिन की अगर बात करें गाइस तो ये देख लीजिए बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में यही आपसे कह रहा है कि कम से कम 182 दिन हो। तो यही इसमें ये कह रहा है कि इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, प्रीवियस ईयर में नौकरी के लिए या फिर समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में जाता है तो उसे प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन रहना पड़ेगा। मीन्स बेसिक कंडीशन का कैटेगरी ए आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैटेगरी बी का यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा गाइस, ध्यान रखिएगा। कैटेगरी बी का यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं रखा जाएगा। मीन्स यहाँ पर अपवाद के केस में, आप समझिए अपवाद के केस में बेसिक कंडीशन का जो कैटेगरी ए है वही फॉलो होना चाहिए, कैटेगरी बी का कोई रिलेवेंट यहाँ पर नहीं रहेगा। ये था पहला एक्सेप्शन। दूसरा आप सेक्शन क्या करा आपका अपवाद। इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि कोई किसी प्रकार का कोई भारत का कोई नागरिक आर कोई भी आर अ फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक था परंतु वो विदेश रह रहा है, वो विदेशी इसमें क्या बन गया है, विदेशी क्या हो गया है, एक प्रकार से एनआरआई हो गया है। तो इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति या कोई फॉरेन नेशन किसी प्रकार का विदेशी व्यक्ति ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसकी पैदाइश कहाँ हुई है, भारत में हुई है। यहाँ ओरिजिन का मतलब होता है इसके पेरेंट या इसके ठीक है ग्रैंडफादर वो इंडिया में पैदा हुए हैं। हु इज लिव आउटसाइड ऑफ इंडिया, और वो भारत के बाहर रह रहा है। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है और जिसकी पैदाइश, जिसकी ओरिजिन कहाँ हुई हो, भारत में हुआ हो, कम ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, वो इंडिया आता है प्रीवियस ईयर में क्या करने के लिए, विजिट करने के लिए, मिलने के लिए, घूमने के लिए, या फिर अपने किसी दोस्तों अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अगर वह इंडिया में आता है, ही मस्ट हैव स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 120 डेज। वह 182 दिन उसको रहना पड़ेगा। इसमें भी कुछ कंडीशंस कराए। इफ टोटल इनकम मोर देन 15 लाख, यदि उसका टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर होता है तो ऐसी दशा में उसे भारत में कम से कम 120 दिन रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में। एंड कराए इफ टोटल इनकम अप टू 15 लाख, अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख रुपए तक होता है, 15 लाख रुपए इससे कम होता है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मस्ट हैव स्टे एटलीस्ट 182 डेज इंस्टेड ऑफ द 60 डेज। मीन्स उसे 60 दिन के स्थान पर 182 दिन रहना पड़ेगा। गाइज अपवाद को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपवाद को ध्यान रखिए। ये अपवाद किस पर लगेगा, भारतीय नागरिक पर लगेगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय नागरिक हो जिसकी पैदाइश भारत में हो परंतु वह विदेश रह रहा है और इंडिया आता है घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, मिलने के लिए या भ्रमण के लिए या किसी भी मकसद से वह इंडिया में आता है प्रीवियस ईयर में, तो कह रहा है उसे 60 दिन के स्थान पर 120 दिन रहना पड़ेगा। 60 दिन के स्थान पर 120 दिन रखना पड़ेगा। और ये तब 120 दिन का नियम लगेगा जब उसका टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर हो। ठीक है, मोर देन 20 दिन आपको रहना पड़ेगा अगर उसका टोटल इनकम क्या हो, 15 लाख से ऊपर हो। और अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख से कम हो तो 60 दिन के स्थान पर उसे 182 दिन रहना पड़ेगा। गाइस ध्यान रखिए, दोनों के केस में जो 60 दिन का आपका चक्कर है, इस 60 दिन के स्थान पर 120 दिन रहना पड़ेगा या फिर 182 दिन रहना पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख के अंदर है तो 182 डेज और 15 लाख के ऊपर है तो 120 दिन उसे भारत में रहना पड़ेगा। ये था इस चैप्टर का 2 एक्सेप्शन। पहला क्या था, ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ठीक है, वह जा रहा है रोजगार के सिलसिले में या फिर समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में, तो ऐसी दशा में उसे पहली शर्त को पूरा करना अनिवार्य है और शर्त भी उसका नहीं चेक किया जाएगा। दूसरा क्या है, ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है परंतु विदेश रह रहा है, लिव कर रहा है, विदेश रह रहा है, बाहर रह रहा है और इंडिया में आता है घूमने के लिए, भ्रमण के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, तो उसे 60 दिन के स्थान पर 120 दिन या 60 के स्थान पर 182 दिन रहना पड़ेगा। अगर उसकी कमाई 15 लाख के ऊपर होती है तो 120 दिन और 15 लाख के अंदर होता है तो 182 दिन रहना पड़ेगा। यही इस चैप्टर का 2 एक्सेप्शन है गाइस। 2 बेसिक कंडीशन है, 2 एडिशनल कंडीशन है, साथ साथ यहाँ पर 2 क्या है, आपका एक एक्सेप्शन है, अपवाद आता है। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ रहा होगा।
क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपवाद को ध्यान में रख के लगाइएगा, और अपवाद किस पर लगेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडियन नागरिक पर लगेगा, ध्यान रखिए। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन पे ही लगेगा, ध्यान रखिए। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे कह रहा है नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस, इसको बोलते हैं असाधारण निवासी। ये क्या बोलते हैं? असाधारण। असाधारण, इसके लिए सेक्शन क्या बनाया गया? धारा 6, उपधारा 6 और 1 का क्लास क्या रखा गया है? 1 रखा गया। धारा 6, उपधारा 6 और वाक्य क्या है? 1 करा है। नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस करा, इफ एनी इंडिविजुअल, यदि किसी प्रकार का कोई व्यक्ति करा, सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन ए आर बी, यदि किसी प्रकार का कोई भी इंडिविजुअल जो सेटिस्फाई कर रहा है बेसिक कंडीशन में कोई एक, ए या तो बी, अगर ए फॉलो कर दे तो बी नहीं चेक किया जाएगा, अगर ए फॉलो नहीं करता तब जाकर बी चेक किया जाएगा। बट करा डज नॉट सेटिस्फाई, लेकिन वह डज नॉट सेटिस्फाई बोथ टू एडिशनल कंडीशन, अगर वह दोनों एडिशनल कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाता है, देन ही हैज सेड टू बी नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस। ध्यान रखिएगा इस क्या कर रहा है, अगर ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जो दिए गए बेसिक कंडीशन में या तो कैटेगरी ए या तो कैटेगरी बी फॉलो करता है, परंतु दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, वो बंदा क्या कहलाएगा? इन इंडिया में NOR कहलाएगा, NOR कहलाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका इसका है। साधारण के लिए करा है, जो आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंस के लिए करा, बेसिक में कोई एक फॉलो करिए, बेसिक में कोई एक फॉलो करिए, साथ साथ दोनों बोथ एडिशनल कंडीशन फॉलो करेंगे तो वो कहलाएगा साधारण। लेकिन असाधारण में क्या करा है कि बेसिक में कोई एक फॉलो कर रहा है परंतु आपका बोथ एडिशनल कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। आप सोच रहे होंगे सर अगर मान लीजिए एक बेसिक फॉलो करे और एक एडिशनल फॉलो करे तो भी गाइस हमारा कहलाता है नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस कहलाएगा। ठीक है, एक बेसिक फॉलो करे एक एडिशनल फॉलो करे तो भी वह NOR कहलाएगा। मीन्स वह अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा, दोनों एडिशनल आपका कंडीशन फॉलो करता है तब जाकर वह साधारण होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है वो है नॉन रेसिडेंस, इसको हम बोलते हैं अनिवासी। अनिवासी, इसको हम लोग बोलते हैं NR या इसी को हम लोग बोलते हैं NRI, नॉन रेसिडेंस इन इंडिया। कह रहा है कि इफ एनी इंडिविजुअल, किसी प्रकार कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाई नन ऑफ एनी बेसिक कंडीशन, तो भाई ये ऐसा व्यक्ति होता है जो बेसिक में से कोई भी एक फॉलो नहीं करता है, मीन्स ना तो ए फॉलो करता है ना तो बी फॉलो करता है, देन ही हैज सेड टू बी नॉन रेसिडेंस, वो हमारा क्या कहलाएगा? NRI। मतलब किसी प्रकार का कोई भी बेसिक कंडीशन का कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है तो बंदा क्या कहलाता है? नॉन रेसिडेंस कहलाता है। इन केस ऑफ एडिशनल कंडीशन आर इररिलेवेंट कराए, वहां पर उसका एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं किया जाएगा। मीन्स कुल मिलाकर फॉलो होना चाहिए क्या? बेसिक जरूर फॉलो होना चाहिए, बेसिक के बाद ही हमारा एडिशनल की कहानी आएगी। तो अगर कोई बंदा बेसिक ही फॉलो नहीं कर पा रहा तो उसका एडिशनल चेक ही नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओरिजिन का मतलब कर रहा है कि यहाँ पर जो SSC है उसके पेरेंट या उसके ग्रैंडफादर वो इंडिया में रहा हो तो वो आपका माना जाएगा क्या? भारत का मूल रूप से निवासी व्यक्ति, भारत का मूल रूप से वो पैदाइश व्यक्ति माना जाएगा। इस और जितने भी केस है उन केस में जो नंबर ऑफ डेज आप काउंट करेंगे, वो जरूरी नहीं कि कंटिन्यू हो, लगातार नहीं, जरूरी नहीं लगातार, वो आउट ऑफ करा टोटल एक साल में कुल मिलाकर जो भी आपका कर रहा है 182 दिन या 60 दिन या 120 दिन, जो भी आपका केस आपका नंबर ऑफ डेज आ रहा है वो आपका टोटल आपको काउंट करना है, जरूरी नहीं कि कंटिन्यू। हो सकता है एक महीने में आप 10 दिन रहो, दूसरे महीने में आप 20 दिन रहो, ऐसे ऐसे कुल मिलाकर आपको है सबको जोड़कर वह जो भी आपका रूल्स करा है उस रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए। कुछ बताइएगा। तो आई थिंक ये पूरी बातें आपका इस थ्योरी का पार्ट लगभग आपका ये कवर हो गया है। मैं इंडिविजुअल के केस में मैंने अभी आपको समझाया, फर्म का केस अलग है, कंपनी का केस अलग है, ठीक है, AOP का आपका अलग है, BOI का अलग है, और 8 से जुड़कर पर्सन का या फिर लोकल अथॉरिटी का आपका निवास स्थान अलग तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो जो एग्जाम में पूछता है वो ज़्यादातर आपका यही पूछता है कि एक इंडिविजुअल का रेसिडेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, मीन्स इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या है, साथ साथ विद एक्सेप्शन के साथ आपको एग्जाम में लिखना होगा। इसका जो थ्योरी होगा वह न्यूमेरिकल के बराबर होगा। ध्यान रखिए, इस चैप्टर से थ्योरी के साथ साथ मैंने पहले ही बता दिया था कि थ्योरी के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी कवर करने वाला है।
तो ये ओवरऑल पूरी कहानी मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई हो गाइस। अब इसके बाद वाले जो क्लास आपका होगा, उस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि ओवरऑल कैसे हम लोग इसका स्टेटस कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग किसी व्यक्ति का स्टेटस कैलकुलेट करते हैं कि वह बंदा साधारण निवासी होगा, कि वह व्यक्ति असाधारण निवासी होगा, कि वह व्यक्ति हमारा क्या होगा, अनिवासी होगा। तो गाइज नेक्स्ट क्लास जो आपका मिलेगा आपको कल, उस क्लास को समझने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गाइज पहला और दूसरा पार्ट, ये आज इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले जो पार्ट मैंने आपको बताया पढ़ाया है, इन दोनों को अच्छी तरह से आप पहले रीड कर लेंगे, अच्छी तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा। यही आपको आज हम होमवर्क दे रहे हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से आप रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब किसी प्रकार का कोई डाउट हो, चाहे वो बेसिक कंडीशन में हो, चाहे एडिशनल कंडीशन में हो, एक्सेप्शन में हो, या ऑर्डिनरी रेसिडेंस में हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस में हो, या फिर नॉन रेसिडेंस में हो, प्लीज इसको कमेंट करके बताइए गाइस। अगर गाइस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा इसकी सारी नोटिफिकेशन। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।